कहानी का ये 21वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। आनंद महल के बड़े से हॉल में खूब चहल पहल हो रखी थी। आयान और शौर्य जो कुछ कुछ जय की तरह ही दिख रहा था, दोनों मृणाली के साथ चिड़िया उड़ तोता उड़ खेल रहे थे। कल्याणी जी और अनामिका जी रसोई में थी, जहां से कुछ स्वादिष्ट पकने की महक हॉल तक आ रही थी। रणविजय जी, दिग्विजय जी और सूर्यवीर जी बैठे थे। किसी डील के बारे में हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे वो तीनों। हालांकि सूर्यवीर जी का ध्यान मृणाली पर ज्यादा था। चंद्रशेखर जी, आन्या और रघुवीर जी तीनों का कोई अता पता नहीं था। इतने में ही मोनी उन संगमरमर की सीढ़ियों से उतर आई। पीछे से उन सफेद सीढ़ियों पर अंबर चली आ रही थी। उसने गुलाबी रंग के सबसे हल्के शेड का अंगरख का शलवार सूट पहन रखा था। ये खास राजस्थानी सूट है, जिसमें कंधे से थोड़ा नीचे, कमर से थोड़ी ऊपर डोरी बंधी होती है। सबने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी तो उधर देखा। आयान और शौर्य खेलते हुए रुक गए। अंबर आखिरी सीढ़ी तक आई। उसने सबको देखकर हाथ जोड़े और बोली, कल मेरी वजह से आपको ही परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। रणविजय जी सहजता से मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं लगता पायसा कि आपने इस घर को अपना माना है। इसका जवाब अंबर के पास नहीं था। ये लोग उसे अपना मानते हैं जय और उसके रिश्ते की वजह से, पर अब तो रिश्ता ही नहीं है। इस घर पर वो हक कैसे रख सकती है। वो चुप रही। उसके चुप्पी से मानो सन्नाटा पसर गया। रणविजय जी ने आगे कहा, कोई और संबंध नहीं है अंबर। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी हैं। कुछ रिश्ता तो आपसे भी हुआ मेरा, नहीं? एक बार फिर अंबर का गला चौक हो गया, मगर वो सिर हाँ में हिला कर रह गई। उन्होंने कहा, परेशान मत होइए रघुवीर, ये आपकी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं होगा। अंबर बोली, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अंबर की एक पंक्ति ने सबको थमने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय जी अपनी कुर्सी से उठे, पर रणविजय जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, कहिए। अंबर ने उनकी आंखों में देखा और फिर आदर के साथ कहा, मैं चाहती हूँ कि जय और आप सब सूर्यवंशी महल के विवादों में ना पड़े। उसकी बात सुनकर मौनी ने गहरी सांस ली और सिर झटक कर रह गई। ऊपर गिर पर खड़ा जय मुस्कुरा दिया। उसने हल्के से बड़बड़ाया, आप हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड ही क्यों करती हैं? शौर्य और अयान की सांस अटक गई। रणविजय जी ने 2 पल सोचने के बाद आराम से पूछा, क्या मैं कारण जानने की उम्मीद रख सकता हूँ? तो अंबर ने नाम में सिर हिलाया और बोली, सही समय आने पर। कुछ पल रुक कर वो आगे बोली, आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। रणविजय जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जय और हम सब सूर्यवंशी महल के विवादों से दूर रहेंगे जब तक आप चाहती हैं। ऊपर खड़े जय ने हल्के से कहा, बाबा, हर हाइनेस को बातों में नहीं उलझा सकते आप। रणविजय जी ने आगे कहा, मगर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ा तो मैं जय को रोक नहीं सकता। ये सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुरा उठे। तभी अंबर ने कहा, मैं ऐसा कुछ मांग ही नहीं रही हूँ जो आप नहीं दे पाएंगे। शायद वो जानती थी कि उसकी सुरक्षा के मामले को लेकर जयवीर वचन के विरुद्ध जा सकता है। मौनी फिर से मन में ही बोली, हाउस पार्टी शिपलेस। उसने कंधे उचकाए। इतना कहकर वो सबके हाथ जोड़ते हुए बाहर को जाने लगी। कल्याणी जी वही थी जो शायद उसे रोक लेती। वो कड़क आवाज में बोली, और ये तुम्हें कैसे लगता है कि तुम बिना मुझसे मिले जा सकती हो? रोबदार आवाज में भी वो अथाह प्रेम जताना जानती थी। ये सुनकर अयान ने शौर्य से कहा, छोटे भाई और ताई जी एक साथ हैं, इनको देखकर मुझे गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं? शौर्य ने उसके हाथ पर छुआ तो सचमुच उसके रोंगटे खड़े हुए थे। शौर्य बोला, आदत डाल लीजिए भाई, जब भाभी शादी करके आएंगी तब रोज यही होगा। अयान बोला, भाई सा को भगवान जी और शक्ति दे। दिग्विजय जी के घर का नाम शक्ति है। तो इस पर मजाक करते हुए शौर्य ने धीरे से ही कहा, काकुसा का क्या करेंगे भाई साहब? इतना कहकर वो हल्के हल्के से हंसा।
अयान भी उसे हाई फाई देखकर हंस दिया। उधर अंबर फिर से रोक ली गई थी। कल्याणी जी और अनामिका जी वहां खड़ी थी। अंबर ने उनका रोक किया तो अनामिका जी ने कहा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है जो यहाँ से जाने की इतनी जल्दी है? वो साफ तौर पर नाराज थी। अंबर ने हल्के से सिर झुकाया और बोली, आपसे पूछने की बात नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए। ये कहकर अंबर चुप हो गई। अनामिका जी ने उसका वाक्य पूरा करते हुए कहा, इसलिए मुझे और जीजी को नाराज करना बेहतर समझती हूँ। उनके शब्द चुभने वाले थे। इस पर दिग्विजय जी ने एकदम से कहा, अनामिका, आप शांत नहीं रह सकती हैं। कल्याणी जी बीच में बोली, आप ही रोक लें दिग्विजय, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो। दिग्विजय जी उनसे कुछ कह नहीं पाए। अनामिका इस बार आराम से बोली, राजा जी से मिलकर नहीं जाओगी? अंबर ने झुके सिर को ना में हिलाया, क्योंकि उसकी अभी हिम्मत नहीं थी अपने पिता से मिलने की। तो उन्होंने आगे कहा, कार में लंच रखा है एंड कम बैक सून। मुस्कुरा कर वे अंबर के सिर पर हाथ रख चुकी थी। अंबर अपने कदम पीछे रखते हुए लौटने को ही तो सूर्यवीर जी आखिरकार बोल ही पड़े, जे छोड़ने जाने के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा। ये सुनते ही अंबर की मुट्ठियां कस गई, क्योंकि वो सूर्यवीर जी के खिलाफ जाकर उनका अपमान नहीं कर सकती थी। जय ऊपर खड़ा सीढ़ियों से उतर आया। सूर्यवीर जी उसे देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, अतिथि नहीं है वो, उनके साथ जाओ और सूर्यवंशी महल तक छोड़कर आओ। मारवाड़ी रिवाज है, बींद अपनी बींदनी को खुद मारे छोड़कर आता है, या फिर भाई लेने आता है और फिर बेंद खुद ही लेने भी जाता है। शायद ये रिवाज सिर्फ मारवाड़ी ना होकर हर संस्कृति की रीत है। शाम के समय जयपुर में मौनी के घर पर प्रथम, उदय और परिणीता परेशान थे। परिणीता और प्रथम की कल सुबह से अंबर से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि दोनों का मौनी से भी संपर्क नहीं हुआ। मौनी को महल पहुंचने के बाद विराज के कॉल्स आए थे, वो उठाना भी चाहती थी, मगर अंबर के मना करने के बाद उसने विराज का कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने असिस्टेंट से उनकी खबर न देने का आदेश जारी कर दिया। प्रथम और परिणीता के साथ साथ सुष्मिता जी भी चिंता में बैठी थी। एक और शख्स था वहां जो उनके बीच खुद को अनावश्यक महसूस कर रहा था। वो थी उर्वशी उर्फ डायना, मगर चिंता उसे भी कम नहीं थी। कल से चारों में से किसी ने भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी। खाना पीना तक किसी ने नहीं देखा। सबकी नजर दरवाजे से चिपकी रही, इसी उम्मीद में कि अब मोनी और अंबर आएंगे, मगर वहां से कोई नहीं आ रहा था। उर्वशी ने अटकते हुए कहा, आप लोग परेशान मत होइए, वो ठीक होंगी। उसकी बात सुनकर परिणीता ने झटके से सिर घुमाया तो वो सहम गई। परिणीता ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, और नहीं हुई तो तुम गारंटी ले रही हो क्या? इस पर सुष्मिता जी ने तुरंत कहा, परी, उस पर गुस्सा मत हो। ये सुनते ही परिणीता चिढ़ते हुए खड़ी हुई। उसने ऊंची आवाज में कहा, सही कह रही हैं आप आंटी, इस पर गुस्सा करने से क्या होगा? गलती तो हमारी प्रिय राजकुमारी की है। व्हाट द हेल शी थिंक्स। बिना बताए कहाँ गई मोनी के साथ? सुष्मिता जी भी उठी। उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखी। वो आराम से बोली, पहली बार तुम दोनों से कुछ छुपाया है उसने। सोचो, क्यों? प्रथम ने खोए हुए कहा, शायद हमने उसे हर्ट किया है। परिणीता गुस्से में बोली, तो क्या ऐसे बदला लेगी वो? फिर उसने प्रथम पर निशाना साधा और बोली, सामने आकर थप्पड़ मार देती। अभी जो कंडीशन है, बिना गार्ड्स के ही वो बस चल दी। उदय दरवाजे से आता हुआ बोला, गलती तुम दोनों ने की है, अंबर पर क्यों भड़क रहे हो? परिणीता ने गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम? और कुछ बोलते बोलते वो रुक गई। अचानक सामने के दृश्य से उसका दिल गले में आकर धड़का। परिणीता की सांस अटकी थी और मुंह में शब्द जम चुके थे। प्रथम आंखें फाड़े दरवाजे की तरफ देखता रह गया। अनिरुद्ध जी और विजय लक्ष्मी जी लंबे लंबे डग भर कर चले आ रहे थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि अंबर के फिर से गायब होने की खबर उन्हें उतेर दे चुका है। सुष्मिता जी ने एक नजर परिणीता पर डाली और फिर उन दोनों पर। उन्होंने गहरी सांस ली और 3 कदम आगे आई, जैसे बच्चों और अनिरुद्ध जी के बीच आकर खड़ी होना चाहती थी। अनिरुद्ध जी ने उन्हें देखकर हाथ जोड़े तो उन्होंने भी हाथ जोड़ते हुए कहा,
भाई साहब, मेरी बहू आपके अंबर के साथ है, आप चिंता ना करें। उनकी आवाज में गहराई थी। अनिरुद्ध जी ने सिर हिलाया, पर वे परिणीता की ओर बढ़े। परिणीता के कदम खुद ब खुद पीछे हो रहे थे। तभी प्रथम उसके आगे आ गया। अनिरुद्ध जी रुके। प्रथम ने सर कुछ झुकाया था। अनिरुद्ध जी ने कहा, हम अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं प्रथम, हटिए। परिणीता के अंदर से हिरन तोड़ गई। प्रथम का सिर झुका ही रहा, लेकिन फिर भी उसने धीमे से कहा, बाबा, अब पर ही मेरी जिम्मेदारी है। उसकी गलती की सजा मैं ले सकता हूँ। विजय लक्ष्मी जी ये सुनकर पूरी तरह से गरजी। प्रथम के पीछे से हटो परी। और वशी पूरी तरह से हड़बड़ा गई। उसके कदम अपने आप 2 पग पीछे हटे। प्रथम बोला, मैम, वो इतना बोला ही था कि परिणीता ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ी। वो उसके आगे आ गई। उसकी आंखें जमीन में गड़ी थी। अनिरुद्ध जी ने कड़क आवाज में कहा, प्रथम तुम्हारी सिक्योरिटी में नहीं है, तो क्या तुम भी बाईसा का ख्याल नहीं रख सकती हो? और ऊंची आवाज करके वो आगे बोले, हमें बिना कुछ बताए तुम चारों पांचों जो मर्जी आए वो करते हो। तुमसे ज्यादा प्यारी है वो हमें। बाईसा को कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? तभी एक आवाज आई, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मामा जी। उस एक और आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। स्वर में सौम्यता थी, लेकिन फिर भी वो सामने खड़े कुछ लोगों पर परमाणु बम की तरह लगे। उर्वशी और सुष्मिता जी को छोड़कर उस आवाज से हर कोई परिचित था। इस बार तो हैरानी से परिणीता का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रथम भी लटके हुए जबड़े से आंखें फाड़े दरवाजे को देखने लगा, मानो जो वो देख रहा है वो सपना है। अच्छा या बुरा, इसके बारे में वो बाद में सोचेगा। विजय लक्ष्मी जी भी चौंक उठी। उनके मुंह से निकला, जयवीर। प्रथम इस नाम को सुनकर भी चौंका। हालांकि उसने ये नाम पहली बार सुना था। उसके लिए वो वीर था जो मुस्कान लिए सामने से अंबर के कदम से कदम मिलाकर चला आ रहा था। जे आप यहाँ? अनिरुद्ध जी भी अपनी हैरत को दबा ही नहीं पाए थे। प्रथम के ऊपर इस बार जैसे बिजली टूट गई। जय, जयवीर। उसका दिल दिमाग सुन पड़ा हुआ था। अंबर और जय साथ चले आ रहे थे। उन्हें देखकर यही लग रहा था जैसे दोनों का जन्म केवल एक दूसरे के लिए हुआ है। अंबर के चेहरे का तेज और आंखों में आत्मविश्वास, वहीं जय के सहज शांत भाव और आंखों में आत्मविश्वास के साथ साथ अथाह प्रेम। सामने देखते लोग सुन खड़े दोनों को देख रहे थे। तभी उदय की नजरें मोनी पर पड़ी। उसकी पत्नी भी कम कहाँ थी। अनिरुद्ध जी अविश्वास से बोले, जय आप यहाँ? प्रथम समझ ही नहीं पाया कि वीर को जय क्यों कहा जा रहा है। उसने अटकते हुए गर्दन अनिरुद्ध जी की ओर उठाई और बोला, बाबा, ये वीर। अनिरुद्ध जी ने सिर हिलाया। तब तक विजय लक्ष्मी जी बोली, भाई साहब आपके साथ कैसे आ रही है जयवीर? उन्होंने अनिरुद्ध जी को ऐसे देखा मानो कह रही हो कि शायद बाईसा सच जान गई है। अनिरुद्ध जी ने सिर हिलाकर सहमति दी। जय ने आदर में हाथ छोड़े और बोला, प्रिंसेस घर पर थी, उन्हें राजा जी से मिलना था। यह सुनते ही अकबर ने झटके से सिर जय की तरफ घुमाया। उसने घूरा। उसकी आंखें कह रही थी, जय कुंवर जी, करना क्या चाहते हैं आप? जय ने भी आंखों ही आंखों में कहा, क्या आप चाहेंगी कि कोई ये सोचे कि आप मुझसे मिलने के लिए डिस्पैरेट थी, जबकि सब उसका उल्टा है? अंबर ने इस बार शब्दों में कहा, टू मच ऑफ योर थिंकिंग जयकुआर। सब एकदम से चौंक गए। जय की आंखें मुस्कुराई। उसने हल्के से गर्दन अंबर के कंधे की तरफ झुकाई और फिर धीरे से बोला, सो माय लेडी लाइक्स टू गिव मी निकनेम्स। अंबर बुरी तरह से चिढ़ उठी, मगर सामने भी सब बुत बने हुए थे। हालांकि उनके बीच क्या पक रहा है वो समझना असंभव सा था। मौनी पीछे खड़ी दोनों की बातों पर मुस्कुरा रही थी। अंबर की चिड़न देखकर वो तुरंत आगे आई और बोली, अंकल सब कुछ ठीक है, जय इसे ड्रॉप करने आए हैं। विजय लक्ष्मी जी और अनिरुद्ध जी कभी एक दूसरे को देखते, कभी जय और अंबर को। उनको समझ नहीं आ रहा था कि सब अचानक कैसे हुआ। ठीक से अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे सबको वेगस से लौटे और यहाँ इतना सब हो गया।
वहीं प्रथम मूक और बहरा बनकर खड़ा रहा। उसके कानों में किसी की कोई बात जा रही थी ये कहना मुश्किल था। सुष्मिता जी ने जय को देखते हुए कहा, आप हैं जयवीर सिंह राणा, द कुंवर ऑफ उदयपुर? जय ने हाथ जोड़कर सिर जरा सा नवाया और बोला, जी आंटी, दिस इज जय। प्रथम बोला, या फिर वीर कुंवर? प्रथम ने तीखे शब्दों में कहा। तो अनिरुद्ध जी और विजय लक्ष्मी जी अचंभे से उसे देखने लगे। अंबर की नजर परिणीता को खो रही थी, जबकि वह खुद जय के वहां होने का कारण आंखों से ही जान लेना चाहती थी। जय ने सहजता से कहा, जो भी तुम्हें ठीक लगे। प्रथम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ये वही है वो जो अक्सर टेढ़े रुखे जवाबों से बोलती बंद कर देता था? अंबर चुपचाप प्रथम और जय को सुन रही थी, मगर उसके चेहरे के भाव चीख चीख कर कह रहे थे कि उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है प्रथम के रूखेपन से। प्रथम ने 2 कदम जय की तरफ रखे और बोला, तुम हमारे साथ खेल खेल रहे थे? परिणीता ने पीछे से बोला, इनफ प्रथम। पर जैसे प्रथम ने सुना ही नहीं, वो बोला, मुंबई में सब मजाक था तुम्हारे लिए? फिर वो जबड़े भींचते हुए बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? अनिरुद्ध जी कुछ कहने को हुए, मगर अंबर ने उन्हें पल के झपक कर शांत रहने का इशारा किया। जय बोला, जय, सिर्फ यही मेरा परिचय है। प्रथम झटके से हंसा और फिर गुस्सा दबाते हुए बोला, खुद को हमारे सामने वीर के रूप में लाने के बाद क्या लगता है कि इतनी शांति से तुम कहोगे कि तुम ही जय हो तो सब सही हो जाएगा? उसकी बात सुनकर जय ने कुछ नहीं कहा। जिसे वो सफाई देना चाहता था वो सुन नहीं रही थी, और जिसको देने की जरूरत नहीं थी उसे वो सफाई देगा ही नहीं। प्रथम चिल्ला उठा, जस्ट आंसर मी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। परिणीता ने आगे जाकर प्रथम के कंधे पर हाथ रखा, मगर उसने झटक दिया। विजय लक्ष्मी जी को प्रथम के गुस्से का कारण समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हें अंबर के मुंबई में होने से लेकर वापस लौटने तक कुछ मालूम न था। पर अनिरुद्ध जी सब समझ रहे थे। जय ने शांत स्वर में कहा, मैंने खुद को कभी भी वीर के नाम से पेश नहीं किया। यू जस्ट नेवर आस्क मी। प्रथम ने चिढ़ते हुए उसे देखा। इतने में ही अंबर बोली, दोस्तों से शिकायत करने से अच्छा होगा प्रथम हम परी से पूछें, क्योंकि वो सब कुछ जानती है। वो जय को साफ साफ दूसरा कह रही थी। जय हैरानी से अंबर को देखने लगा। प्रथम की गर्दन अपने आप घूमी तो परिणीता ने सिर झुका लिया। प्रथम ने हल्के से कहा, तुम ये? अंबर ने उसे टोका। वो आगे आई और सीधा परिणीता को देखकर बोली, कम विद मी। ये कहकर अंबर ऊपर चली गई। उसके बाद परिणीता भारी कदमों से उसके साथ चल पड़ी। ऊपर अपने कमरे में अंबर चुपचाप सोफे पर बैठी थी। तभी परिणीता सधे कदमों से कमरे में पहुंची। वो बिना अंबर को देखे महसूस कर सकती थी कि उसकी नजरें उस पर ही गड़ी हुई थी। उसने डरते डरते कहने की कोशिश की, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया। हालांकि उसकी आवाज हवा में झूल जाए इतनी धीमी थी। अंबर ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ, न तुमने जानबूझकर छुपाया और न जय ने जानबूझकर झूठ बोला। सिर्फ मैं ही एक बेवकूफ हूँ जो आप दोनों को गलत समझ रही हूँ। प्रथम और जय ने भी कमरे में प्रवेश किया, पर परिणीता ने उन्हें नहीं देखा। उसने एकदम से कहा, सब एकदम से होता गया अंबर। प्रथम ने गुस्से में कहा, पागल लग रहे हैं हम। परी कब से पता था तुम्हें कि ये झूठ बोल रहा है? परिणीता ने उसे घुरा और बोली, तमीज से प्रथम। वो आंखों में तीखापन लिए प्रथम को घूर रही थी। जय पीछे खड़ा खड़ा चुप था। उसके वहां होने न होने का कोई अर्थ ही नहीं था। अंबर बोली, इस बार सच बोलना। अंबर के गंभीर रूप के कारण प्रथम कुछ नहीं बोला। परिणीता कुछ सोच कर कहने लगी, जिस रात तुम और मानव अंबर को उठाकर ले गए थे, उसकी सुबह महल में हर कोई अंबर को ब्लेम कर रहा था। मैं महल में थी जब तुम्हारी मासा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें फूफा जी की नजरों में गिराने के लिए। पर फूफा जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे कैलिफोर्निया जाने की उम्र उन्हीं का आइडिया था। चंद्रशेखर अंकल को जब पता चला कि तुम गायब हो गई हो, तो उन्होंने और फूफा जी ने मिलकर डिसाइड किया कि जय और राणा साहब का सब कुछ जान लेना सही है। हम लोगों ने जो किया
उससे सबसे ज्यादा अपमान तो आखिर उन्हीं का होना था। बारात जिस होटल में थी, वहां में बाबा साहब, फूफा जी और चंद्रशेखर अंकल पहुंचे ताकि सब कुछ उन्हें सच बताकर माफी मांग सके। परिणीता सब कुछ बताती चली गई। कुछ महीनों पहले अंबर के महल से गायब होने पर कोहराम मचा हुआ था, और उधर जयपुर की पुरानी सबसे होटल्स में से एक, श्री श्रेयस, जिसे पूरा जयपुर श्री एस के नाम से जानता है। श्री का अर्थ समृद्धि और श्रेयस अर्थात शुभ। सूर्यवंशियों के बुजुर्गों ने गहन सोच विचार के बाद ये नाम चुना होगा। पूरा होटल खाली था। एकड़ में फैला हुआ होटल भिन्न भिन्न रंग के फूलों से सजाया गया था, जिसमें सिर्फ अंबर के पसंदीदा फूल थे। ये होटल अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। होटल था तो भारतीय ही, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इसमें विदेशी छाप शीशे की तरह साफ थी। हर कोई यहाँ वहाँ सजा धजा डोल रहा था। यहाँ तक कि होटल स्टाफ भी ऐसे सजे संवरे थे जैसे शादी उन्हीं के घर में हो। हालांकि एक तरह से ये सच ही था। मारवाड़ी एक रीत के अनुसार बारात जब दूर शहर से आई हो तो डेरा डाला जाता है, अर्थात बारात के मंडप की ओर प्रस्थान करने से पहले उन्हें आराम कराया जाता है, जहां जोरों शोरों से खातिर सम्मान के साथ मेहमानों को भेंट देते हैं। एक कार दरवाजे से अंदर चली गई। मुख्य द्वार पर कार के रुकते ही चारों दरवाजे एक साथ खुले। अनिरुद्ध जी ड्राइविंग सीट से उतर ही रहे थे कि परिणीता ने रुंधे स्वर में कहा, मत कीजिए बाबा साहब। पीछे से रघुवीर जी ने खुद को शांत रखा। हालांकि उनके चेहरे पर शांति का नामो निशान अंबर के ना होने से मिट चुका था। उन्होंने कहा, हम वचन देते हैं बाईसा को वापस नहीं लाएंगे। अगर आप छुपाना चाहते हैं कि बाईसा कहाँ है, तो अंदर सबको यही बताइए कि आप बस उन्हें महल से ले गई हैं, बस इतना ही। परिणीता ने डरते डरते सिर हाँ में झुका दिया। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर चुका था। वह जैसे ही दरवाजे से अंदर पहुंचे, वहां की सजावट देखकर परिणीता हैरान थी। हर एक चीज जो उसकी बहन को पसंद थी, सब वही थी। हल्के शुभ रंग, फूल, डेकोरेशन, लाइट्स की जगह पर दियों का प्रयोग। ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं राजस्थानी पोशाकों में थी। वहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक हर पुरुष के सिर पर बंधेज का लाल पीला साफा बंधा था। इतने बड़े होटल में सादा कपड़ों में वो चारों ही थे। परिणीता ने एक पीली जैकेट, स्टाइल कुर्ती और आसमानी जींस पहनी थी। इतने शोर में भी वो अपनी हील्स की टक टक सुन सकती थी। वो इतनी तेज तेज क्यों चल रही है? उसके कदम उठने को तैयार न थे, फिर भी वो उन तीनों की रफ्तार पकड़ती हुई चली जा रही थी, जब तक कि वो हॉल में ना पहुंचे। इसी बीच अनिरुद्ध जी ने कहा, जीजा जी, आप सच में बाईसा को नहीं लाएंगे? परिणीता भी कनखियों से देखने लगी। रघुवीर जी ने चलते चलते ही सिर घुमाया और पल के गहराई से झपक दी। अनिरुद्ध जी इसका कारण नहीं जान पाए थे। चंद्रशेखर जी ने समझाते हुए कहा, अनी, चाहे परी ने गलत किया, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। वह सिर्फ अपनी बहन की परवाह करती है। इस पर अनिरुद्ध जी ने कहा, पर भाई साहब जय का क्या? रघुवीर जी ने ठंडे स्वर में कहा, परी ने जय को नहीं देखा और नहीं जाना है, और इस परिस्थिति में वह अपनी जगह पूरी तरह गलत नहीं है। इतना कहकर वे चंद्रशेखर जी से बोले, शेखर, हमारे आने की खबर दी थी तुमने? चंद्रशेखर जी ने नाम सिर हिलाया और बोले, तुम उनसे सीधा मिलोगे तो अच्छा होगा। कहते कहते रघुवीर जी एक शीशे के दरवाजे के सामने रुके। दूसरी तरफ वो देख सकते थे रणविजय जी, दिग्विजय जी और सूर्यवीर जी और भी कुछ बुजुर्ग पुरुषों के साथ बैठे हैं। सूर्यवीर जी ही थे जिन्होंने सफारी सूट पहना हुआ था। बाकी हर एक ने शेरवानी टाइप कुर्ते और पजामा डाला था। हर एक के साफी का रंग लाल पीला था। रघुवीर जी ने एक नजर परिणीता पर डाली और धीमे से बोले, डरिए मत, हम हैं आपके साथ। वो अंदर पहुंचे। सामने से किसी को आते देखकर सबकी नजर उस ओर उठी। सबके सब अपनी कुर्सी से उठ गए। बहुत चक्के से हाव भाव थे बाकियों के, पर रणविजय जी, दिग्विजय जी और सूर्यवीर जी गौर से गंभीरता से सामने देखते रहे। जिनकी बेटी की शादी है वो यहाँ। रघुवीर जी ने सबको प्रणाम किया। वैसे ही थे रणविजय जी को देखकर गहरे स्वर में बोले, विजय, बात करनी है तुमसे।
वहां खड़ा हर कोई हजारों कहानियां गढ़ चुका था। सीधी बात है, अंबर उनकी कहानियों का मुख्य पात्र थी। कुछ ही देर में रणविजय जी अपने परिवार के साथ एक बड़े से रूम में थे। वो रूम ना होकर खुला हुआ हॉल जैसा कुछ था, जिसके पीछे बड़ा सा पर्वत स्विमिंग पूल था। खामोशी, सन्नाटा, चुप्पी, शब्दों की कमी आ जाए उस परिस्थिति को दर्शाने में। शादी वाले घर में इतनी खामोशी अशुभ कहलाते हैं। अंबर का ना होना फिलहाल के लिए ऐसा था मानो धरती से प्राण वायु का गायब होना। तभी जय ने दरवाजे से अंदर कदम रखा। सामने खड़ी परिणीता की नजर उस पर गई ही थी कि इतने में शौर्य बोला, भाई साहब। यहाँ उसके मुंह से शब्द निकले, वहां कल्याणी जी ने तीखी नजरों से उसे घुरा। रघुवीर जी ने जय को देखा, मगर वो कुछ कह ही नहीं सके। परिणीता ने रघुवीर जी को पहली बार ऐसे देखा था। उसकी आंखें टपटपा गईं। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। क्या अंबर यही कारण समझ चुकी थी? जय उन चारों के वहां होने का कारण नहीं समझ पाया। रघुवीर जी ने उसकी ओर देखते हुए हाथ उठाया। वो हाथ जोड़ने वाले ही थे कि जय ने एकदम से कहा, प्लीज, प्लीज राजा जी। उसने सबको देखा और ना समझे से कहा, क्या हुआ? रघुवीर जी बोले, अंबर महल में नहीं है। वे ने पूरे आदर से कहा, जी मैं कुछ समझा नहीं। अनिरुद्ध ने परिणीता के कंधे पर हाथ रखा तो वो हिम्मत करके बोली, वो मैंने किस मुंह से कहेगी वो कि उसने रानास की होने वाली बहू का अपहरण किया है? लेकिन उसे कहना ही है। उसने थूक निकला और आंखें फर्श पर टिका ली और हिम्मत करके बोली, मेरे फ्रेंड्स उसे किडनैप करके ले गए हैं। व्हाट? मैंने आंखें छोटी करते हुए पूछा, जैसे ये कोई बचकाना सा मजाक है। सूर्यवीर जी ने परिणीता से कहा, क्यों किया आपने ये सब? परिणीता की आंखों से आंसू लुढ़क गए। हर एक की नजर उस पर थी। वो बेशक कितनी भी बड़ी बिजनेस पर्सन हो, पर उसके दिल में अब भी बच्ची थी। वो बच्ची जिसे अम्मा ने एक बड़ी बहन की तरह प्यार दिया था। वो बोली, क्योंकि मुझे उसकी उसकी खुशियाँ चाहिए। सब कुछ ठीक से चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो किसी और के लिए जीने से पहले खुद के लिए जिए। इसलिए हम सब ने मिलकर उसे किडनैप किया। फिलहाल ये कहना बहुत भारी पड़ सकता था कि वो इस शादी के लिए राजी है, क्योंकि रघुवीर जी ऐसा चाहते हैं, इसलिए वो चुप रही। उसके चुप होते ही मरकट सा सन्नाटा शादी वाले घर में था। अनिरुद्ध जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अपनी बेटी की तरफ से हम माफी चाहते हैं। कल्याणी जी ने रोबदार आवाज में कहा, इस माफी का कोई अर्थ नहीं है अब मिस्टर चौहान। जो हुआ वो हुआ। फिर उन्होंने जय को देखा। जय, क्या चाहते हो? चंद्रशेखर जी एकदम से बोले, आप चाहे तो हम मीडिया के सामने माफी मांग सकते हैं, पर फिर वो रुककर बोले, पर अंबर का नाम ना उछले, विनती है आपसे। वो तीनों आज तक किसी के सामने इस तरह धीमी क्षमा युक्त स्वर में नहीं बोले होंगे, मगर आज ये भी हुआ। परिणीता ने अपने आंसू पोंछे और मन में ही बोली, सॉरी अंबर, मेरी वजह से सबके सिर झुक गए। मुझे मानव का साथ देना ही नहीं चाहिए था। सबकी नजरों में जय था। क्या कहेगा वो? आज अगर वो बिना शादी के लौटा तो उसके नाम ही नहीं, काम पर भी इसका असर हो सकता है। सबकी उम्मीद से परे जय ने शांत स्वर में कहा, राजा जी, उनका सम्मान मेरे लिए सबसे पहले आता है। कोई उनके खिलाफ कुछ कहेगा वो मेरा अपमान है। जय की बात सुनकर पंडिता ने एकदम से सिर उठाया। वो आंखें फाड़े उसे सुनती रह गई। अब उसने जय को ठीक से देखा था। सुर्ख लाल और सुनहरी रंग की शेरवानी और लाल रंग की शलवार पैंट्स, एक हाथ में तलवार और सिर के बड़े बालों पर खूबसूरती से रखा साफा, झलक लाल रंग का साफा था। उसके जिस हाथ में तलवार थी, उसने हीरे मोती सोने चांदी कुल मिलाकर अष्ट धातुओं का कंगन, लाल धागा जिसमें धातुओं से बने मोती आदि वस्तु बंधी होती है था। राजकुमार तो था वो, इसमें कोई शक नहीं। अंबर की शादी जिससे हो रही थी वो उसके काबिल था। परिणीता के लिए जय के शब्द अविश्वसनीय थे। कल्याणी जी मुस्कुराई। अपनी परवरिश पर गर्व तो कर ही सकती है वो। रणविजय जी ने सहजता से कहा, मैं जानता हूँ रघु, अंबर किस स्वभाव की है। उन्हें देखा नहीं है, लेकिन जय से सुना बहुत है। ये शादी तुम्हारे कहने से कर रही है। सूर्यवीर जी ने कहा,
सब परिचित थे राजा जी कि अंबर खुश नहीं है, पर हमारा विश्वास ये भी था कि जय उन्हें हर खुशी दे पाएंगे। जो कमी वो अनुभव करती आई है, कल्याणी जी अनामिका जी उसे भर देगी। एक के बाद एक झटके परिणीता को मिल रहे थे। ये परिवार इसी धरती पर रहता है, उसे अब भी संदेह था। जय बोला, आप निश्चित रहिए राजा जी, आगे मैं संभालूंगा। प्रिंसेस जहां भी गई है उन्हें रहने दीजिए। सबको कैसे संभालना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रणविजय जी बोले, क्या करोगे वीर, उनके मान की रक्षा तुम्हें करनी है। रणविजय जी ने जय को गंभीर रूप से चेताया। वीर बोला, बाबा, प्रिंसेस से सबका ध्यान हटाने के लिए सबका फोकस मुझ पर होना चाहिए, इसलिए इस शादी में प्रिंसेस नहीं मैं गायब हूँ। रघुवीर जी चौंक कर बोले, क्या कह रहे हैं आप जय, आपकी खुद की छवि लोगों की नजरों में क्यों खराब करना चाहते हैं। जय ने शांत लहजे में कहा, राजा जी, मुझे किसी ने नहीं देखा तो लोग मुझे कितना धुंधला कितना साफ देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर हाइनेस का नाम हर कोई जानता है। अयान ने आगे आते हुए कहा, फिर भी हम अगर बारात लेकर नहीं जाएंगे तब भी अपमान भाभी का ही होगा। उसका कहना बिल्कुल सही था। जय ने एक बार सिर हिलाया और बोला, अगर बारात नहीं आई तो उसका कारण प्रिंसेस को ठहराया जाएगा, लेकिन कारण सबको हम खुद देंगे। ऐसा कारण जो सबका ध्यान आसानी से अपनी तरफ खींच सके। और वो क्या है, दिग्विजय जी ने पूछा तो वीर मुस्कुराया। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन लिया और कहीं तो मिलाया। फोन रिसीव होते ही उसने कहा, अजीत, आज रात से पहले दिल्ली एग्जीबिशन में एक नया डिजास्टर होना चाहिए। जय की बात सुनकर सामने खड़े हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया, यहाँ तक कि रघुवीर जी भी स्तब्ध रह गए। खुद ही के एग्जीबिशन में वो अग्नि दुर्घटना प्लान कर रहा था। सामने से अजीत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, खुशी के मारे पगला गया है क्या, इतनी बकवास तेरा स्टाइल तो है नहीं। जय कड़क स्वर में बोला, जो कहा है वो होना चाहिए, और इस तरह होना चाहिए कि आज के लिए मीडिया के पास इससे बड़ी कोई न्यूज़ ही ना हो। अजीत बोला, अगर जो तू कह रहा है वो करूंगा तो सच में इंडिया के पास आज इससे बड़ी न्यूज़ नहीं होगी। भाई, उस एग्जीबिशन में दुनिया के कोने कोने से सबसे बेस्ट एक्टर्स इनवाइटेड हैं। डिजाइनर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स सबमिट कर दिए हैं। तो सच में पागल हो गया है। जय बोला, मटेरियल के लिए हम कब स्टैंड करेंगे। एग्जीबिशन कल है और एक्सीडेंट आज होगा, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। गेट इट स्ट्रेट। बिना अजीत की हाँ ना सुने उसने फोन काटा और वापस फोन जेब में डाला। शौर्य ने उसकी बातचीत सुनकर कहा, भाई साहब, आपकी गुडविल का क्या होगा। जय ने बेपरवाही से कहा, वो जरूरी नहीं है। पागल, अंबर इस लड़के को पागल कहती। अगर वो ये नहीं जानती कि अंबर भी एक पागल है, ये लड़का अंबर के लिए इतना सब कुछ बस ऐसे ही कह रहा है। और एक वो अंबर अपनों के लिए खुद का महल छोड़कर चली गई कम उम्र में। रणविजय जी ने सबका ध्यान खींचा और बोले, रघुवीर, अब सब ठीक है, अब तुम्हें वापस लौटना चाहिए। फिर वो सब वहां से लौट आए। मौनी के घर पर थम ये सुनकर हैरान रह गया। अंबर को किडनैप करने के बाद इतना सब हुआ और उसे कुछ पता ही नहीं है। होता भी कैसे, उसी दिन तो परिणीता ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और उसके बाद उन दोनों की बातचीत ना के बराबर होती थी। प्रथम खड़ा खड़ा सुनता रह गया, क्योंकि अब इससे ज्यादा क्या कर सकता था वो। परिणीता से गुस्सा होने के कारण भी वो भूल गया था, पर जैसे नफरत की अब कोई वजह थी ही नहीं। मुंबई जाने के बाद उसने ये खबर सुनी थी, लेकिन जय और उससे जुड़ा कुछ भी तब कहाँ मायने रखता था। अंबर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सब कुछ जानकर उसकी आंखें झिलमिला रही थी, लेकिन वो उन्हें पहनने की इजाजत कभी नहीं देगी। उसने सूखा सा घूंट निकला और जरा सा मुंह खोलकर गहरी सांस ली। अब और कितने एहसान करना बाकी है। वो क्या करे इस जय का, जिसमें वो बुराइयां ढूंढे भी तो नहीं ढूंढ पाते। अब तक के जीवन में उसने हर किसी को बड़ी बड़ी गलतियों के लिए माफ किया है, पर वो जय को माफी नहीं दे रही। शायद उसके खुद की दूसरों के समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। परिणीता ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा,
जब हम सब कन्याकुमारी जा रहे थे, मैंने इंस्टीट्यूट में इन्हें दूसरी बार देखा था। इन्हें भूला जाए वो तो इम्पॉसिबल है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ये कोई बदला लेने आए हैं। उसने अंबर को देखते हुए कहना जारी रखा। ढाबे पर पूछा था मैंने कि वीर तुम्हें अजीब नहीं लगते? तुमने ना कहा था। तुम हाँ कहती तो मैं समझती कि ये सच में बदले के लिए आए हैं। उसके बाद जब वीर तुमसे नाराज हुए थे ये जानने के बाद कि तुम प्रिंसेस हो, मेरा शक फिर से बढ़ गया। लेकिन मैं अब प्रथम को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके बाद तो वो तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं देता और तुम भी नहीं रहती। फिर तुम्हें उस दिन कंपटीशन से पहले वंदना करने से रोकने में टीम लीडर्स का हाथ था। मुझे लगा वीर तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाना चाहते हैं। याद है तुम्हें? मैं उस दिन गुस्से में निकली थी। मैं वीर से मिलने गई थी, पूछने की क्या चाहते हैं वो। बट यू नो व्हाट, उन्होंने कुछ चाहा ही नहीं। बदले में कुछ नहीं चाहती वो तुमसे। उनका भी मुंबई में होना कोइंसिडेंस था, एंड आई कॉल इट डेस्टिनी। दैट वाज द ओनली मोमेंट। मुझे लगा कि हम गलत हैं और फूफा जी सही। मानव ने कुछ नहीं किया, हम बेवकूफ थे। मुझे विश्वास था अंबर कि धरा को वीर जरूर पसंद है, वरना जो थप्पड़ और रौब मानव के लिए था वो वीर के लिए कभी नहीं था। उस दिन जब हम राघव का पीछा कर रहे थे और उस ढाबे पर वो बाइक ब्लास्ट हुई थी, उसके बाद से वीर ने तुम्हें सब कुछ बताने का सोचा था, बट फूफा जी ने नहीं बताने दिया। सिंस ऑल द वाइल आई विश कि उस दिन तुम्हारी शादी हो गई होती। रघुवीर जी, चंद्रशेखर जी और अनिरुद्ध जी सब कुछ जानते थे कि वीर मुंबई में अंबर के साथ है। प्रथम का ध्यान अब गया कि अचानक परिणीता और वीर के बीच इतना मेलजोल कैसे हो गया था। अंबर ने परिणीता की सारी बातें सुनकर कहा, हो गया तुम्हारा, नाउ लीव। अंबर की बात सुनकर जय सिर झटक कर रह गया। उसने अपने मन में ही कहा, योर हाइनेस, कुछ तो है जो आपकी इस घुटन की वजह है। उसने अपनी उंगलियां बालों में डाली और जोर से रगड़ दी। परिणीता अब भी खड़ी थी, उसकी पलकों पर लटके आंसू और पूरी तरह से लाल हो चुकी आंखें किसी को भी रोने पर मजबूर कर सकती थीं। लेकिन अंबर ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नजरें नहीं उठाई, बल्कि उसने एक और बार कहा, परी, अपने रूम में जाओ प्लीज। उसकी रोबदार आवाज सुनकर प्रथम ने हैरानी से कभी परिणीता को देखा तो कभी अंबर को। परिणीता बिना कुछ कहे भारी कदमों से बाहर चली गई। अंबर ने उसे पीछे से देखते हुए कहा, प्रथम, टेक केयर ऑफ हर। प्रथम सिर हिलाकर परिणीता के पीछे चला गया। अब वहां वीर और अंबर के अलावा कोई नहीं था। अंबर का मन ही जानता था कि किस बोझ के नीचे जय ने उसे धकेला है। निसंदेह जय का प्रेम बोझ नहीं था, फिर भी अंबर के लिए उसे मना करना अपराध जैसा था। जय उसे किसी सोच में डूबा देखकर खुद भी सोचते हुए बोला, आप मुझसे नहीं कहना चाहती मत कहिए, पर किसी से तो कहिए प्रिंसेस। इतना सब कुछ आपको ऐसे देखने के लिए नहीं किया था। उसके शब्द सीधा मन में उतरते थे। अंबर ने बूंदी में जय को प्रेम समझाया था, पर क्या वो इन भावनाओं को खुद समझती है? वो चुप रही। सोफे पर बैठे बैठे उसकी कोहनी घुटनों पर टिकी थी, सिर झुकाए, शून्यता लिए वो बस चुप थी। जय उसकी तरफ बढ़ा। वो सामने वाले काउच पर बैठा। टेबल से ग्लास उठाकर उसने अंबर की ओर बढ़ाया। वो बिना उसकी आंखों में देखे ग्लास लेने लगी। तभी जय ने आहिस्ता से उसका दूसरा हाथ थामा और बोला, लेट्स टॉक अबाउट इट। अंबर ने जय के हाथ में अपना हाथ देखते हुए कहा, किस बारे में? आपके बारे में, वे ने गंभीरता से कहा था। वो नोटिस कर रहा था कि अंबर पानी पीते हुए भी नजरें नहीं उठा रही। अंबर ने गिलास रखा और फिर जय का दूसरा हाथ थामा। व्हाट? वीर के होठों से एकदम से निकला। उसका ये शब्द हवा में ही घुलकर रह गया, इतना धीमा कि अंबर सुन भी नहीं पाई। अंबर ने सिर उठाया तो वो छोटी छोटी आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें कह रही थी, क्या करना चाहती हो आप? वो बोली, जय, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। जय खुद को मन ही मन मना करने लगा कि उसे कोई प्रॉमिस नहीं करना है। प्रिंसेस को जितना मुश्किल हो जाए ऐसा कुछ मत करना। पर जय बोला, हाँ कहिए। अंबर बिना किसी भाव के बोली, लीव मी, मुझे छोड़ दीजिए। जय ने हैरानी से देखा। हाँ? उसने तुरंत अंबर की हथेली छोड़ दी।
अंबर ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे आप मेरे आसपास नहीं चाहिए, लीव मी। जय खुद को शांत रख रहा था, जबकि उसकी धड़कनें थमती सी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की। अंबर के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो बोला, कुछ ऐसा बोलिए जो मुझसे हो पाए। अंबर बोली, खुद को मेरे लिए बर्बाद कर सकते हैं, एक प्रॉमिस नहीं कर पाएंगी? उसने बाहें उठा दी। जय ने उसे समझाते हुए कहा, वो बर्बाद करना नहीं था, लेकिन ये होगा कि अगर उसने एक हाथ से अपने चेहरे को पोंछा और फिर बालों पर उंगलियां गड़ा दी। इस बार वो कड़क कर बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? मैंने इतना भी गलत क्या किया है? अंबर ने सिर हिलाया और बोली, मुझसे और मेरे जानने वाले किसी से दूर रहना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है फिर, ये समझ लीजिए कि अंबर भी उन्हीं लड़कियों में से है जो आपके प्यार का सबूत चाहती है, और आप इस वजह से ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपका प्यार शो ऑफ नहीं है। जय ये सुनकर व्यंग से मुस्कुरा उठा। अंबर बिना किसी भाव के उसे देखती रही। जय उसे देखकर बोला, आप अब भी झूठ बोलने में उतनी ही बेकार हैं जितनी कि अपना नाम धरा बताने में थी। शायद अब इतना भी खराब नहीं था उसका झूठ, मगर जे उसकी आंखें पढ़ने का कौशल जानता था। उसने एक पल रुककर कहा, ठीक है, पर एक शर्त मेरी भी है। क्या? अंबर ने आंखों से ये सवाल किया तो जय बोला, आप ठीक है, ये आप मुझे रोज इन्फॉर्म करेंगी। अंबर ने एकदम से कहा, मैं आपको खुद से दूर कर रही हूँ। आपका चेहरा मुझे नहीं दिखना चाहिए और ना ही आपके आसपास होने का एहसास हो। इसके बाद आप ऐसी शर्त रख रहे हैं? जय ने सर्द आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपके इस बेतुके वचन ने मुझे रोका है, पर आप खुद तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती हैं, और ये आपको करना है। कैसे, वो आप सोचिए। वो एकदम से खड़ी हो गई और बोली, पर मैं ये क्यों करूंगी? जय भी खड़ा होता हुआ बोला, आप सुरक्षित हैं, सिर्फ इतना पता होना बहुत है। अंबर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और बोली, मंजूर है, लेकिन जब तक मैं नहीं बुलाऊंगी आप नहीं आएंगे। अगर कसम पर विश्वास करते हैं तो मेरी ही कसम से बंधे हैं आप। जय कुछ सेकंड्स तक उसके हाथ को ताकता रहा। आखिर में उसने हाथ रखा और बोला, कोशिश करिएगा कि मेरी जरूरत ना पड़े, क्योंकि फिर आपको इस वचन के लिए मजबूर करने वाले का आखिरी कण भी इस धरती पर नहीं बचेगा। ये सुनकर अंबर के शरीर का कंपन बढ़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। अंबर खाली आंखों से बस देखती रह गई, मानो उसके अंदर से कोई महत्वपूर्ण हिस्सा निकल गया। खाली और सिर्फ खालीपन था। अंबर ने अपना मोबाइल उठाया और जाने लगी। अचानक ही जय ने उसकी हथेली पकड़ी और उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। उसने अपनी बाहें होले से अंबर के चारों ओर बांध दी। अंबर के हाथ एकदम से हवा में उठकर रह गए। उसका कद इतना तो था कि वो उसके कंधे पर थोड़ी टिका सकती थी। जय ने उसकी पतली दुबली कदकाठी को मजबूती से पकड़ा था। अंबर की आंखों से आंसू छलककर उसकी गुलाबी शर्ट में खो गया। उसने अपने होठों को जोर से भींचा और मूर्ति की तरह खड़ी रही। आखिरकार हौले से उसने जय की पीठ पर हाथ रखा। जय बोला, ये मेरा गुस्सा है प्रिंसेस, इसे सिर्फ आप संभाल सकती हैं, मेरे पास जल्दी आना। वो नाराज था। उसकी आंखें गुस्से में चल रही थी। उसे तकलीफ हुई थी इस तरह दूर कर देने से। अंबर ने हल्के से कहा, प्लीज हेल्प मी दिस मच, कि आप वापस आना ही ना चाहें। जय उससे अलग हुआ। उसने अंबर के चेहरे को थामा और उसके आंसू अंगूठे से हटाए और बोला, अगर मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल है तो यही है। कहकर उसने एक कदम पीछे रखा। वो पलटा और फिर सीधा वहां से चला गया। अंबर खाली आंखों से बस देखती रह गई, मानो उसके अंदर से कोई महत्वपूर्ण हिस्सा निकल गया। खाली और सिर्फ खालीपन। रात के समय अभी तक हर कोई मौनी के घर पर ही था। उसका घर बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि इतने सारे लोग समा जाए। मौनी के घर के आगे कुछ उसी रो में राठौड़ हाउस था। वो देखा घर जहां फिलहाल के लिए उर्वशी को रखा गया था। टिक 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 घड़ी का कांटा चलता हुआ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पानी के प्रयोग को घर के सौंदर्य को बढ़ाने में हुआ था। उसकी सरसर आवाज और बर्तनों का खड़कना
सब इतना चुप थे कि इंसान मौनी के घर में मौजूद है इसका कोई सबूत नहीं था। और रसोई में विजय लक्ष्मी जी और सुष्मिता जी काम करते हुए बार बार डाइनिंग टेबल की तरफ नजर मार रहे थे। टेबल पर अनिरुद्ध जी, अंबर, बनीता और प्रथम बैठे थे। उदय लकड़ी की सीढ़ियों पर बैठकर उन्हीं को एक टक देख रहा था। रसोई में तभी मौनी ने फुसफुसाकर कहा, आंटी, माँ। वो दोनों हड़बड़ा गई तो मौनी ने बाहें उठाकर कहा, क्या हुआ? क्या ताका झांकी चल रही है? सुष्मिता जी ने सर उन सब की तरफ करके कहा, गूंगे हैं क्या सब? बोलते क्यों नहीं कुछ? मौनी बोली, जो जे करके गए हैं उसके बाद कोई क्या बोलेगा? उसने कंधे उछाले और सब्जी में धनिया डालने लगी। विजय लक्ष्मी जी ने भी कहा, पर बेटा, हम सच में बाईसा को समझ नहीं पा रहे। जैसे वो नाराज नहीं है इतना तो क्लियर है, फिर उसे क्यों भेज दिया? उनकी आवाज में भारीपन था, एक रानी का। मौनी ने उड़ती उड़ती नजर अंबर पर डाली और उसी को देखते हुए बोली, शी डेफिनेटली हैज ए रीजन। उसकी आंखें कह रही हैं तकलीफ उसे भी हुई है। शायद प्यार नहीं है, लेकिन किसी को ऐसे हर्ट करने वाली हमारी अंबर नहीं। सुष्मिता जी ने हैरानी से कहा, प्यार नहीं है? मौनी हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, चिल माँ, थिंग्स चेंज, ये भी बदलेगी। सामने अनिरुद्ध जी अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर इन पर थोड़ी टिकाए सिर्फ अंबर को देख रहे थे। परिणीता ने इन बीते घंटों में एक बार भी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। जय का इस घर से ऐसे जाना, क्या यह गलत नहीं? उसे पहली बार अंबर से ज्यादा जय की चिंता हो रही थी। कहानियों में भी ऐसा राजकुमार नहीं होता होगा जैसा वो हकीकत में था। जहाँ कहानियों में नायक अपनी नायिका के लिए पूरी दुनिया खत्म करने को तैयार रहता है, जय दुनिया के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर सकता है। अंबर धीरे धीरे सांसें ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी और सिर कुर्सी से टिकाया हुआ था। वो कुछ नहीं सोच रही थी, कुछ नहीं बचा था, खाली और शून्य था। परिणीता ने अनिरुद्ध जी को आंखों से इशारा किया और पुतलियां थोड़ा अंबर की ओर दिखाई तो वो आंखों से उसे शांत रहने को कहने लगे। बाईसा, अनिरुद्ध जी शांत थे। अंबर ने आंखें नहीं खोली और बोली, जी मामा सा। काफी देर तक चुप रहने से उसकी आवाज में खराश सुनाई दे रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध जी बोले, आपको जय के साथ? वो कहते कहते रुके क्योंकि अंबर आंखें खोलकर सीधा उन्हें देखने लगी। आंखों की नसें लाल पड़ चुकी थी। वो बोली, मामा साहब, परी और प्रथम को अपने साथ ले जाइए। आपकी पेंडिंग मीटिंग्स ये दोनों हैंडल करेंगे। अंबर को बोलते हुए टोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, परिणीता में भी नहीं, सिवाय जय या वीर के। परिणीता ने उसके रुकते ही कहा, व्हाट द हेल अंबर, क्यों इशू बना रही हो? आई नो कि मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी, माफी मांग रही हूँ ना। बेचने की बात कहाँ से आई? वो टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ी हुई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, साथ ही वो गुस्से में कांपने लगी। एक प्रथम एकदम से खड़ा हुआ। उससे पहले ही अनिरुद्ध जी ने आदेश दिया, परी बैठो। फिर उन्होंने अंबर से कहा, ये दोनों यहीं रहेंगे पायसा, हम भी? नहीं, मौनी और उदय काफी हैं, इन्हें आप अपने साथ ले जाइए मामा साहब। अंबर ने शांत स्वर में कहा, इसकी आवाज भी नहीं सुननी। परिणीता उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी फैल चुकी आंखों में आंसू लबालब रहे थे। प्रथम खुद गुस्से में उठता हुआ बोला, मैंने क्या किया अंबर? मुझे भी तो कुछ नहीं पता था। अंबर ने प्रथम को देखा और बोली, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे लिए नहीं है, इसके लिए है। तुम्हें इसके साथ जाना है। उसने आखिरी लाइन में आदेश जारी कर दिया। रसोई में तीनों गुस्से और चिंता के मिले जुले भाव से देख रही थी। तीनों को पता था कि एक बार जो फैसला अंबर लेती है वो उससे कभी नहीं फिरती। परिणीता ने दांत भींचते हुए कहा, इस बार तुम गलत हो अंबर, और इसका मुझे बहुत अफसोस है। इतना कहकर वो लंबे लंबे कदम रख कर दौड़ कर ऊपर चली गई। अनिरुद्ध जी ने अंबर को घूरा और बोले, हमारे साथ आइए आप। वो उठकर बैक साइड एरिया में चले गए। प्रथम ने उन्हें देखते हुए अंबर को देखा और रूखेपन से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझ गए तुम? यू हैव टू। अंबर ने शांत मगर गहरे स्वर में कहा और अनिरुद्ध जी के पीछे चली गई। वो मौनी का छोटा सा ऑफिस था। अनिरुद्ध जी एक कुर्सी से टिक कर खड़े दरवाजे से अंबर का इंतजार करने लगे। इतने में ही दरवाजे से वो चली आई।
यहाँ बाहर वो तीनों उनके बीच हुई वार्ता को सुनना चाहती थी, पर वो कमरा साउंड प्रूफ था। तभी उदय ने कहा, लेडीज, आपको नहीं लगता हम सबको खाना खाना चाहिए? इस बात पर मौनी ने उसे बुरी तरह से घूरा ही था कि सुष्मिता जी ने कहा, खोतिया, यहाँ सांस अटकी है, तुझे खाने की पड़ी है। उदय ने उनके पास आते हुए कहा, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए, उसकी लाइफ उसके लिए छोड़ देते हैं, खुद को तो संभाल ही सकती है। विजय लक्ष्मी जी ने कहा, बात वो नहीं है उदय, हम जिस बायसा को जानते हैं ये वो है ही नहीं। वो किसी के आंसू की वजह नहीं बन सकती। जब से ये प्रेसिडेंट बनी है तब से कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो सोचा भी नहीं हो। मौनी बोली, आई एग्री आंटी। मौनी दरवाजे को देखने लगी, तभी दरवाजा खुला और अनिरुद्ध जी बाहर आए। उन्होंने कहा, खाना लगाइए। अनिरुद्ध जी, विजय लक्ष्मी जी ने टोका तो अनिरुद्ध जी जाते जाते रुके। वो आगे बोली, क्या बातें हो रही थी? अनिरुद्ध जी बोले, कुछ नहीं, आप परी और प्रथम को कहिए साथ चलने को, हम खाना खाकर निकलेंगे। कहकर वो जाकर कुर्सी पर विराजे। अब वो सब वहां मौजूद थे तो वो चारों आंखों से ही एक दूसरे को इशारे करके जाने किस निर्णय पर पहुंचना चाहते थे। इधर सूर्यवंशी महल में सुबह के समय रॉयल ग्रुप्स के दो महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचे पद पर इतना फेरबदल पूरे मार्केट में चर्चा पर था। कैसे ना होता? रॉयल ग्रुप्स होटल्स में सबसे पुराना माना जाता है और अब तो रिजॉर्ट भी हैं जिनकी ब्रांचेस विदेशों में फैलती जा रही हैं। अंबर के निर्णय के बाद वो अचानक से गायब हो गई थी। विराज ने पता किया तो मौनी भी गायब थी। हालांकि मौनी और अंबर की दोस्ती के बारे में कोई भी नहीं जानता था और ना ही ये कि मौनी और उदय पति पत्नी हैं। परसों सुबह की गायब हुई थी जब से विराज उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रत्ना जी हॉल में चहलकदमी कर रही थी। आरव मुरझाए हुए चेहरे से उन्हें देख रहा था। गायत्री जी, अभिमन्यु और सर्वेश जी वहां नहीं थे। शायद साथ खाना खाने की जो रीत बरसों से चली आ रही थी उसके विरुद्ध जाने का मन बना लिया था सबने। रत्ना जी ने दीवार पर लटकी एंटीक घड़ी को देखा और बोली, बेटा, भाई साहब को फोन तो करिए, कल के झगड़े के बाद जाने कहाँ चला गया वो लड़का। आरव ने अपना अपने फोन खोला और बोला, काकी सब ठीक होंगे, जबकि वह खुद इतना डरा हुआ था कि उसके शरीर में कंपन खत्म नहीं हो रही थी। तभी आरव का फोन बजा। रत्ना जी ने झटके से सिर घुमाया। आरव के चेहरे की चमक लौट आई थी फोन देखकर। उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से अंबर की शांत मगर रोब भरी आवाज आई, वहरे सभी। अंबर की आवाज सुनकर आरव की आवाज दब गई। दी ही ही इज ऑल्सो मिसिंग। दी सुनकर ही रत्ना जी की आंखें बड़ी हो गई। अंबर बोली, ऑल्सो मिसिंग मतलब? आरव तुरंत बोल पड़ा, दी प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज दी, थिंग्स आर मेस हियर। जल्दी से डर जाने वाला ऊंची आवाज सुनने की आदत जरा कम थी आरव को, क्योंकि अभिमन्यु ने भी आज तक उसको डांटा नहीं था। उस घर का सबसे छोटा बच्चा। अंबर ने कड़क आवाज में कहा, अभी को ढूंढो, बेवकूफी की हद होती है, चेयरमैन है वो और ऑफिस नहीं पहुंचा। यो, अभी एंड भाई साहब कम टू ऑफिस विद इन 30 मिनट्स। आरव बोला, मैं भी आऊं थी? वो आज तक ऑफिस नहीं गया था। राजकुमारी ने कहा, क्यों, तुम्हें बैन किया है किसी ने? वो जवाब देता उससे पहले ही वो बोल गई, कम फास्ट। गायत्री जी बिना किसी भाव के ऊपर ग्रिल से टिककर सब कुछ सुनती गई। ग्रिल पर कसी हुई उंगलियां और आंखों में कठोरता थी उनके। उनका गुस्सा इस समय चरम पर था। उन्होंने अपने मन में ही कहा, आपको सब कुछ खेल लग रहा है ना भाई साहब, तो हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। आरव ने विराज और अभिमन्यु को टेक्स्ट किया और हड़बड़ाकर अपने कमरे में पहुंचा। अंबर कार ड्राइव कर रही थी, इस बात से बेखबर कि मौत उससे कुछ ही दूर है। जिस खतरे की वजह से उसने जय को खुद से दूर किया, वो खतरा अब उसके नजदीक पहुंच चुका था। आगे क्या होगा? क्या अंबर के ऊपर से खतरा टल जाएगा? अंबर कैसे जय को बताएगी कि वो ठीक है? क्या जय अंबर को अकेला छोड़ देगा? आने वाले दिनों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।